बेटा, बापू ने क्या अनुष्ठान करवाया? माँ, तुम बेवजह बापू को पूछती। बापू अच्छा आदमी नहीं है। यूपी के शाहजहांपुर में रहने वाली एक लड़की, वो लड़की जिसका पूरा परिवार आसाराम को भगवान की तरह पूजता था। उस लड़की ने जब अपने घर वालों को यह बताया कि आसाराम कोई संत नहीं है बल्कि शैतान है, तो यह सुनकर उनका चौंकना लाजमी था। आगे उस लड़की ने अपने माँ बाप को जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी लाडली को लेकर दिल्ली आए और फिर एक डरावनी रात की पूरी कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। मैडम, हमें शिकायत दर्ज करानी है। क्या हुआ? वो हमारी बेटी के साथ किसी ने छेड़खानी करी है। जबरदस्ती हुई है इसके साथ। किसने की है? बताओ बेटा, किसने की है? बापू आसाराम ने। क्या? मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों बापू आसाराम के एक आश्रम के गुरुकुल में पढ़ते हैं। हम दोनों आश्रम में ही रहते हैं। मुझे शुरू से बताओ, हुआ क्या था? दो 3 अगस्त को मेरी शाम में तबीयत खराब हो गई। थोड़ा चक्कर आ गया और मैं गिर गई। मेरी हॉस्टल की लड़कियों ने वार्डन शिल्पी को बताया। क्या हुआ इससे? पता नहीं, अचानक से गिर गया। ऐसा करो, तुम लेट जाओ और आराम करो। मैं सो गई थी, लेकिन वार्डन ने मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके गई। 2 दिन बाद आश्रम के डायरेक्टर शरद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ एक लड़की पहले से ही बैठी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर भूत का साया है। तुम पर भी भूत का साया है? हाँ, तुम्हें सात्विक बनना चाहिए। साधना में मन लगाया करो। दूसरे दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे अनुष्ठान में बैठने के लिए कहा। अगली रात मुझे सोने भी नहीं दिया। पूरी रात महामृत्युंजय का जाप चलता रहा। मुझसे भी पाठ करवाया गया। अगले दिन मेरे हॉस्टल की वार्डन शिल्पी मेरे पास आई। सुनो, तुम पे भूत का साया है और ये बात बापू को बता दी गई है। तुम अपने घर में फोन कर लो और बता दो अपने भाई को। 7 अगस्त को शिल्पी ने मेरे बड़े भाई को फोन किया और मुझसे जो बोलने के लिए कहा, मैंने वो बोल दिया। हेलो, मेरी तबीयत बहुत सीरियस है, तुरंत मम्मी पापा को इलाज के लिए भेजो। आठ अगस्त को मम्मी पापा हॉस्टल में आ गए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने नहीं दिया। 9 अगस्त की सुबह को मम्मी पापा मुझसे मिले, लेकिन वार्डन शिल्पी उनके साथ ही थी। आपकी बेटी पे भूत का साया है और ये बात बापू को बता दी गई है। आप लोगों को वहीं जाना पड़ेगा जहां बापू हैं। जोधपुर पुलिस को पीड़ित लड़की जो कहानी बता रही थी, वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र की थी।
लड़की के मुताबिक उसे भूत प्रेत की वहम भरी बातों से इतना डराया गया कि वो उसके पीछे की घिनौनी चाल को समझ ही नहीं पाई और फिर वो एक ऐसे शैतान के जाल में फंस गई जिसे पूरी दुनिया संत मानती थी। पीड़ित लड़की के मुताबिक हॉस्टल की वार्डन शिल्पी ने जैसा कहा उसके घर वालों ने वैसा ही किया। मैडम, हमने पता किया तो हमसे कहा गया कि बापू का पता करो और सब उनसे मिलने जाओ। बापू की एक सेवादार है शिवा। मैं पहले से आश्रम में हूं तो उनको जानता हूं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, पहले तो बताया कि बापू दिल्ली में है। 12 अगस्त को हम लोग दिल्ली पहुंच गए, लेकिन फिर फोन पर शिवा ने बताया कि बापू जोधपुर में है। तो हम लोग 14 अगस्त की सुबह जोधपुर पहुंच गए। वहां से शिवा ने हमें मड़ाई की कुटिया में बुलाया। कुटिया नहीं थी, कमरा था। बाहर नीम के पेड़ के नीचे लगभग 150 लोग के साथ बापू सत्संग कर रहे थे। फिर सत्संग खत्म होने पर उन्होंने हमसे बात की। हरिओम हरिओम। कहाँ से आए हैं आप? गुरुकुल से बताया गया था कि आपसे मिलना है। अच्छा अच्छा, वो भूत वाली लड़की। चलो देख लेते हैं तुम्हारा भूत, उतार भी देंगे उसे। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है। उस सामने के घर में जाकर रुक जाओ, वहीं आराम कर। फिर क्या हुआ? लगभग 10 बजे बापू ने हमें अपने पास बुलाया और हमें अपनी कुटिया दिखाने लगे और गार्डन में टहलते हुए हम लोगों से बातें कर रहे थे। क्या बनना चाहती हो तुम? सीए। सीए बनकर क्या करोगी तुम? सारे अफसर तो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं। तुम टीचर बन जाना। तुम यहीं रहो, 11 दिन का अनुष्ठान करो और तुम अहमदाबाद में जाकर अनुष्ठान करना और इन्हें घर भेज दो। जी बापू, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? वहीं अहमदाबाद से तुम्हें किसी के साथ गुरुकुल भेज देंगे। पीड़ित लड़की के मुताबिक जोधपुर में पहली मुलाकात के बाद आसाराम ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे देखकर कोई शक पैदा, लेकिन उसके बाद की कहानी बेहद घिनौनी है। फिर अगले दिन क्या हुआ? 15 अगस्त को बापू थोड़ा देर से आए थे। पेड़ के नीचे सत्संग किया। सत्संग के बाद सब लोग चले गए। हम लोग भी जाने लगे तो बापू ने हम लोगों को बुलवाया। जाटो, इधर आ जाओ। बापू हमें कुटिया के पास ले गए। वह बाहर हमें गार्डन में बिठाया और खुद कुर्सी पर बैठकर हमें अनुष्ठान और साधना की बातें समझाने लगे। फिर मम्मी पापा को गेट के पास बिठा दिया। यहाँ तुम लोग बैठ के जप करना, ध्यान करना और फिर चले जाना। तीनों को दूध ला के दो।
हरिओम हरिओम हरिओम। बापू खुद अपने रूम में गए और कुछ देर बाद रूम की सारी लाइटें बंद हो गई। इसके बाद मुझे कुटिया के पीछे सीढ़ियों के नीचे बिठा दिया। वो जो रसोइया था जिसने हमें दूध दिया था, उसने आकर मम्मी पापा को जाने के लिए कहा। पापा तो कुछ देर बाद चले गए, लेकिन मम्मी वही रुकी रही। आगे बताओ, घबराओ मत। थोड़ी देर बाद बापू ने मुझे अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे से इशारा किया और मुझे अंदर बुलाया। कमरे की सारी लाइटें बंद थी, बाहर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। बापू बेड पर लेटे थे। उन्होंने मुझे बेड पर अपने पास बिठा लिया और फिर मेरा हाथ चलाने लगे। सोलह साल की नाबालिग लड़की के मुताबिक कुटिया के बंद दरवाजों के पीछे आसाराम ने उसके साथ छेड़खानी की, अश्लील हरकतें की, और जब उसने विरोध किया तो माँ बाप को जान से मार देने की धमकी देकर आसाराम ने उसे खामोश कर दिया। कुछ 1-1.5 घंटे बाद ये कमरे से बाहर आई। बहुत डरी हुई थी। आते ही कहा कि यहां से चलो। बेटा, बापू ने क्या अनुष्ठान करवाया? माँ, तुम बेवजह बापू को पूछती। बापू अच्छा आदमी नहीं है। मुझे लगा बापू ने इससे कुछ अनुष्ठान करवाया होगा जिससे ये डर गई होगी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था गलत हो रहा है। अनजान जगह पे थी, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं। अगले ही दिन हम लोग जोधपुर से निकल गए और वहां से हम लोग अपने घर चले गए। इसने अपनी मम्मी को सब बताया और उसने मुझे बताया। जिस आदमी को हमने भगवान समझा, अपना तन मन धन सब कुछ दिया, 11 साल तक भगवान की तरह जिसकी पूजा की, उस आदमी ने मेरी बेटी के साथ गंदा काम किया। तब से मैंने सोचा कि यह आसाराम किसी और के साथ ऐसा न करने पाए। उसके आश्रम में मेरे जैसे और कई अंध श्रद्धालुओं की बेटियां पढ़ती हैं। वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है। आसाराम ने मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था को तोड़कर मेरी बेटी के साथ गलत किया, इसलिए मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। पीड़ित लड़की और उसके माता पिता के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो अदालत के फैसले के बाद ही साफ होगा। लेकिन आशाराम की तरफ से पैरवी कर चुके वकील अभी भी यही दावा कर रहे हैं कि ये आसाराम को फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश थी, जिसमें पीड़ित लड़की के पिता और छिंदवाड़ा से जुड़े कुछ लोग शामिल थे। ये कॉन्स्पिरेसी क्यों हैच की गई? ये कॉन्स्पिरेसी इसलिए हैच की गई कि एक ग्रुप ऐसा डेवलप हो गया था छिंदवाड़ा के अंदर या उस पूरे जो एस्टेट जो उन्होंने बना रखी है, जो एक नया अवतार पैदा करना चाहता था। ठीक है, तुमको लगा कि आशाराम जब नहीं रहेगा या इनको हटाकर वॉट एवर दे एक नया अवतार के रूप में वो कुछ लाना चाहते थे, उसको लेकर वो सब मीटिंगें करते थे। उसमें इसके फादर इज आल्सो वन ऑफ देम। क्रॉस मेंशन ये आया कि इंसिडेंट के बाद में वो एसएमएस दे रही है और एसएमएस रिसीव कर रही है। कैन यू इमेजिन ए गर्ल विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू सच ए हीनियस क्राइम? हर मेंटल पोजीशन हो सकती है कि वो किसी को एसएमएस करे और किसी को एसएमएस रिसीव करे, और ये एसएमएस जानबूझकर पुलिस ने
कंसील कर लिया। 25 अप्रैल को अदालत के फैसले के बाद ये जरूर साफ हो जाएगा कि नाबालिग रेप कांड में आसाराम दोषी है या नहीं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।